Hello, my dear students. Welcome to my class and I hope you all are fine. So guys, आप सभी मुझे कमेंट्स करके कह रहे थे कि MPS 4 के अभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आपके MPS 4 के ही और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो है ये मेरा थर्ड वीडियो है आपका MPS 004 का। इससे पहले के जो दो वीडियोस हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर है आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस। तो जो भी बच्चे इग्नू से MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, तो MPS 004 का जो पेपर है वो कुछ ही दिनों में आपका होने वाला है। सो यहाँ पर जो है MPS 004 में आप लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मेरी वीडियो के अंदर मैं जो भी आंसर्स को डिस्कस करती हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करती हूँ। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑन डेवलपिंग नेशंस। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट? ठीक है, आपको इम्पैक्ट बताना है MNCs का, जो हमारी MNCs होती हैं उन नेशंस पे जो नेशन अभी क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, पूरी तरह से विकसित वो नहीं हो पाए हैं। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उन्हें क्रिटिसाइज करना है, तो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स थोड़े से कम बताने हैं और नेगेटिव पॉइंट थोड़े से ज़्यादा बताने हैं। सो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट? तो यहाँ पर आप लोग पहला पॉइंट देख सकते हैं कि जो MNCs होती हैं, सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि वो आर्थिक वृद्धि यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, उस डेवलपिंग नेशंस की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको बूस्ट करती हैं। कैसे बूस्ट करती हैं? तो वो लेकर आती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वो लेकर आती हैं। जो MNCs हैं वो कंट्रीज में जॉब क्रिएट करती हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको इम्प्रूव कर देती हैं और जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल MNCs ऑफन बिल्ड फैक्ट्रीज। जो MNCs होती हैं वो फैक्ट्रीज बनाती हैं, अपना सप्लाई नेटवर्क बनाती हैं पूरा का पूरा। जैसे आप मैकडी का सप्लाई नेटवर्क देख सकते हो, है ना, डोमिनोज का सप्लाई नेटवर्क देख सकते हो, और उनके अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं विच रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है उस देश की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि किस प्रकार से जो MNCs हैं वो देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो किस प्रकार की लेकर आती हैं, और जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या बोलते हैं, काम करने वाली लेबर जो होती है, उन्हें किस प्रकार का जो है कंडीशन किस प्रकार की उन्हें देती हैं जॉब्स में। सो MNCs जो हैं वो न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, सबसे पहली बात, दे प्रोवाइड न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली इन सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर वो किस किस में प्रोवाइड करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, रिटेल के सेक्टर में और सर्विस के सेक्टर में। तो जो MNCs होती हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ दीज जॉब्स, तो इन जॉब्स की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी चिंताग्रस्त कर देती है हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो MNCs हैं दे ऑफर लो वेजेस, ठीक है, कम तनख्वाह मिलती है, और जो पुअर वर्किंग कंडीशन, जो भी वहाँ पे लोग जो श्रमिक वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है, और जो लेबर के राइट्स हैं उनको भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे काम करवा लेंगे, सैटरडे संडे काम करवा लेंगे और फिर ओवर टाइम का पूरा पे नहीं करेंगे। तो ये वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं समटाइम्स किसी किसी MNC की ऐसी होती है कि वो कंसर्न हमारे लिए बन जाता है। तो MNCs कम वेतन, खराब कार्य स्थिति और सीमित श्रमिक अधिकार जो हैं वो प्रदान करती हैं। लेकिन जो MNCs हैं वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करती हैं और इनोवेशन लेकर आती हैं। सो MNCs ऑफन ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस टू डेवलपिंग नेशन। तो क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन वो इतने एडवांस्ड नहीं हैं, तो जब भी वहाँ पर MNCs आती हैं तो वहाँ पर MNCs न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज उनके लिए लेकर आती हैं, जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ की वो भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं। सो थ्रू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर लोकल फर्म्स गेन एक्सेस टू न्यू प्रोडक्शन मेथड्स, मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लीडिंग टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। अब यहाँ पर क्या होता है कि MNCs की वजह से जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, प्रौद्योगिकी नई नई लेकर आती हैं। उसके बाद हमारे कल्चर और आइडेंटिटी पे क्या इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनो कि जो MNCs हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो बहुत सारे लेकर आती हैं, जैसे कि जॉब्स देना और
इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, दे ब्रिंग numerous economic benefits. They also exert a significant influence on the culture of the developing nation. लेकिन जो विकासशील देश है उसकी संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? So global brands and consumer products often promote western lifestyle and values. तो हम क्या देखते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी एमएनसी की ग्लोबल ब्रांड्स होती हैं वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज को प्रमोट करती हैं, जिसकी वजह से जो कल्चर है वो होमोजीनियस हो चुका है, कल्चर का होमोजिनाइजेशन हो चुका है, यानी कि सारे के सारे जो लोग हैं दुनिया के वो एक जैसे हो गए हैं। पहले हम लोगों को दूसरे लोगों में इतनी ज़्यादा जो विविधता देखने के लिए मिलती थी अपने आसपास वो दिखनी बंद हो गई है। हर कोई जीन्स टॉप पहनने लग गया है वेस्टर्न लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है। जो उनके पुराने ट्रेडिशंस थे, जो कस्टम्स थे, उनको वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज़रूर बताएंगे क्योंकि हम यहाँ पर एमएनसीज को बच्चों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सो वी हैव टू इंक्लूड दिस पॉइंट इन आवर आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी एमएनसी के क्रिटिसिज्म में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो एमएनसीज होती हैं वो एनवायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं, and in developing countries due to their large scale industrial operations they often exploit natural resources leading deforestation, pollution and depleting the local ecosystem. So जितना भी हमारा environment है उसका पूरा का पूरा ह्रास कर देती हैं हमारी एमएनसीज, बिकॉज वो क्या करती हैं, वो करती हैं लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, ठीक है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करती हैं एंड पॉल्यूशन का वो लोग ध्यान नहीं रखते, और जो हमारा लोकल इकोसिस्टम है वो भी खराब हो जाता है। सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स जो कि आपको पर्यावरणीय प्रभाव में लिखने हैं, ठीक है। तो पर्यावरण पर क्या पड़ता है, हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे अक्सर प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती हैं। देन आ जाता है आपका मार्केट डोमिनेशन एंड लोकल बिजनेस इम्पैक्ट। अब जब भी कोई एमएनसी आती है तो वो थोड़ा सा जो प्राइस है वो कभी कभी लोगों को लो में प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल बिजनेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एमएनसीज क्योंकि बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके जो माल होता है, जो भी इन पे सामान होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। लोकल बिजनेस इसका जो कंपटीशन होता है उसको फेस नहीं कर पाता। सो ये लोकल मार्केट को डोमिनेट करने लग जाती हैं। स्मॉल और जो मीडियम साइज के एंटरप्राइजेज हैं उनको आउट ऑफ बिजनेस ढकेल देती हैं। सो देयर एबिलिटी टू ऑफर चीपर प्रोडक्ट्स, तो ये क्या करती हैं, दे ऑलवेज ऑफर चीपर प्रोडक्ट्स ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड बेटर टेक्नोलॉजी लीव्स लोकल बिजनेसेस एट अ डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर जो हमारे जो छोटी जो हमारी फर्म्स होती हैं उनका क्या होता है, उनको नुकसान हो जाता है स्थानीय व्यापारियों को। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय उद्यमिता और नवाचार में भी कमी आ जाती है। सो दिस कैन लीड टू अ डिक्लाइन इन लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। सो नाउ अब नेक्स्ट है डिपेंडेंसी। अब जिस भी देश में एमएनसी जाती है उस देश की जो डिपेंडेंसी है, फॉरेन कैपिटल पे जो निर्भरता है वह बढ़ जाती है। जो एमएनसीज हैं दे कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर प्रेजेंस ऑफन लीड्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल। डेवलपिंग नेशंस में बिकम ओवरली रिलायंट ऑन एमएनसीज फॉर जॉब्स। तो जो भी हमारे डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो ओवर रिलायंट हो जाते हैं जॉब्स के लिए एमएनसीज पे, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिलायंट हो जाते हैं, विच कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमीज। तो जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाते, ठीक है। उनकी जो आत्मनिर्भरता है, वो आत्मनिर्भर होने की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। जो डेवलप इंडिपेंडेंट होने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, लिमिट में चली जाती है। ओके, फिर है आपका एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज का डेवलप नेशन डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो एमएनसीज होती हैं ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज से ही आती हैं। ओके, यहाँ पर डेवलप्ड आना था, ठीक है। तो जो भी हमारी डेवलप कंट्रीज हैं वहां से आती हैं एमएनसीज, और वो जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं उनके सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं
उनको यूज़ कर लेती हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट भी कर लेती हैं, जैसे कि ऑयल्स को, मिनरल्स को, टिम्बर को, जिसका एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस पड़ता है लोकल लोगों के ऊपर, जिसमें उनकी लैंड जो है वो ख़राब हो जाती है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाता है। सो जितना भी फ्लोरा एंड आपका फोना है उसका लॉस हो जाता है, इकोसिस्टम्स जो होते हैं वो आपके डिसरप्ट हो जाते हैं। तो एमएनसीज अक्सर विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाती हैं, जबकि वे पूंजी और रोजगार के अवसर ला सकती हैं। तेल, खनिज और लकड़ी जैसे संसाधनों का निष्कर्षण पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर दीर्घकालिक परिणाम हो सकता है। उसके बाद है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। तो जो एमएनसीज हैं वो क्या करती हैं कि जो भी कंट्री होती है उसकी पॉलिटी को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो लार्ज इन्वेस्टमेंट करती हैं तो पावर उनके पास ज़्यादा आ जाती है, तो वो अपनी जो पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस होते हैं वो सरकार से इस प्रकार के बनवा लेती हैं जो उनका फ़ायदा करे, उनके इंटरेस्ट के लिए हो। दिस कैन अंडरमाइन लोकल गवर्नेंस एंड लीड टू पॉलिसीज दैट फेवर मल्टीनेशनल इंटरेस्ट ओवर द नीड्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन। तो क्योंकि जो देखो जो एमएनसी है वो सरकार को दे रही है मोटा पैसा, ठीक है, तो जो सरकार है उस पैसे की वजह से जो सरकार है वो ऐसे निर्णय और नीतियां बनाएगी जो कि उन एमएनसीज को फेवर करेंगे, ठीक है, एमएनसीज को फेवर करेंगे। तो इस प्रकार से जो एमएनसी हैं वो देश की जो पॉलिटिक्स होती है उसको भी क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना कंक्लूजन दे देना है कि दैट वाइल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कैन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू डेवलपिंग नेशन, देयर इम्पैक्ट इज नॉट विदाउट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पर कि वो इतना फायदा कर रही हैं लेकिन कुछ ना कुछ हमें क्या दिखते हैं, चैलेंजेस भी दिखते हैं। क्या क्या चैलेंजेस दिखते हैं? सो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर हमें दिखाई देता है, एनवायरमेंट का डैमेज दिखाई देता है, मार्केट डोमिनेंस और कल्चरल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। So students, let's come to our next question in which you have to critically analyze the concept of nationalism in the context of globalization. So ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी जून 2024 एग्जाम में आया है, ठीक है। जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने नेशनलिज्म को स्टडी करने की लिबरल और मार्क्सिस्ट अप्रोच को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर ये नेशनलिज्म से ही क्वेश्चन है लेकिन हमें इसको ग्लोबलाइजेशन से लिंक करके बताना है। तो नेशनलिज्म क्या है पहले आप लोग ये जान लो। तो नेशनलिज्म बच्चों एक प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। क्या है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, कल्चर एंड हिस्ट्री विद इन अ नेशन। तो एक देश के भीतर वो लोग अपनी आइडेंटिटी जो है उनकी, ठीक है, उनका जो कल्चर है और जो उनकी हिस्ट्री है, ठीक है, उसको बिल्कुल शेयर करें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, अपने देश की इम्पोर्टेंस को समझें। ट्रेडिशनली नेशनलिज्म क्या होता था? ये प्रमोट करता था आइडिया ऑफ सोवर्निटी एंड इंडिपेंडेंस। अगर हम चले जाएं जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे उस टाइम पे चले जाएं तो गुलामी के समय में जो नेशनलिज्म है इसका मतलब था कि बस हमें क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, वो था नेशनलिज्म, ठीक है। सो एजर्टिंग दैट द नेशन स्टेट इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी, दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस प्राइड इन नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी ऑफ सिटीजन। तो वहाँ पर उस टाइम पर जो है नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर जगाने की कोशिश की थी हमारे लीडर्स ने, जिसमें आपके महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उन लोगों ने इंडिया के जो हिस्ट्री थी, इंडिया का जो हिस्टोरिकल सारा का सारा जो इन्फ्लुएंस था वो बताकर उस टाइम पर लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जगाने का प्रयास किया था, ठीक है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है नेशनल सोवर्निटी पे, कि जो राज्य है उसकी संप्रभुता पे अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर एंड पॉपुलेशन। तो हम क्या देखते हैं कि जो वर्ल्ड की वेरियस इकोनॉमीज हैं, ठीक है, मान लो कि आपकी है अमेरिका की इकॉनमी, रशिया की इकॉनमी, इंडिया की इकॉनमी, चाइना की इकॉनमी, तो इनके अंदर जो इनमें आपस में क्या बढ़ गई है, इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो बढ़ गई है।
साथ ही साथ इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ गई है आपस में। सो दिस प्रोसेस कैन अंडरमाइन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म, जिसकी वजह से जो पुराना जो हमारा नेशनलिज्म था, ठीक है, वो वाला तो अंडरमाइन हो गया, कहीं खो गया, और जो नेशनल सोवरेनिटी है उसका भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं दब गया, क्योंकि अब सोवरेनिटी का मतलब वो नहीं रहा जो पहले होता था। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री अब सोवरन नहीं रही है, उस पर विदेशी जो उसकी नीति होती है, विदेशों के साथ जो उसके संबंध होते हैं, उसके पड़ोसी देशों देशों के साथ उसके संबंध होते हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, संप्रभु जैसा अब कुछ इतना रहा नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है ये हमारे ब्रेन के साथ खेलते हैं, ये हमें ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, ऐसा कल्चर दिखाते हैं कि हम इन्हीं का ही कल्चर फॉलो करने लग गए और अपना कल्चर भूल गए। हम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये फिट हो गए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर जो आपका कॉन्सेप्ट है नेशनल सोवरेनिटी का, वो तो पूरा का पूरा क्या हो गया है, इरोड हो गया है। तो एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क गेन इन्फ्लुएंस, द पावर ऑफ इंडिविजुअल नेशन स्टेट कैन बी डिमिनिश्ड। तो अगर कोई भी देश, वहां पर एमएनसीज आ जाएंगी, वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशंस हो गया, इन सब के साथ जुड़ जाएगा और इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स के साथ जुड़ जाएगा, मान लो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाएगा, तो यहाँ से वो जो देश है उसकी खुद की जो इंडिविजुअल पावर होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, तो वैश्वीकरण आप लोग समझ गए और इसका राष्ट्रीय संप्रभुता पर कैसे इफेक्ट पड़ता है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है नेशनलिज्म इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के दौर में नेशनलिज्म क्या है। सो वाइल ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स इंटरकनेक्टेडनेस, ग्लोबलाइजेशन क्या प्रमोट करता है, इंटरकनेक्टेडनेस को प्रमोट करता है। नेशनलिज्म हैज नॉट डिसअपियर्ड, लेकिन अभी नेशनलिज्म जो है पूरा गायब नहीं हुआ है। इन फैक्ट इट हैज टेकन ऑन न्यू फॉर्म्स, अब ये हमें नए तरीके से देखने के लिए मिलता है। कैसे देखने के लिए मिलता है वो अभी हम समझेंगे। सो सम नेशंस रेजिस्ट ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यूइंग दैट इट थ्रेटन्स देयर सोवरेनिटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो कुछ ऐसे देश होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, रिजेक्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो सोवरेनिटी है, जो उनकी संप्रभुता है, उनका जो कल्चर है और उनकी जो आइडेंटिटी है, वो सब क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा इसकी वजह से। So this had lead to rise of populist and nationalist movement in several countries which challenge global institution and demand the protection of national interest। तो इसकी वजह से कई सारे जो हैं हमारे मूवमेंट्स भी शुरू हुए हैं, जिसमें जो देश हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को रिजेक्ट करते हैं। सो जहां वैश्वीकरण आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है, वहीं राष्ट्रवाद समाप्त नहीं हुआ है, वास्तव में इसने नए रूप धारण किए हैं। कुछ देश वैश्वीकरण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह उनकी संप्रभुता, संस्कृति और पहचान के लिए खतरा है। ठीक है, अब आता है आपका इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म क्या है। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक फॉर्म है नेशनलिज्म का जो इम्फेसाइज करता है प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपने खुद के देश की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, अपने ही देश में जॉब जनरेट करनी है, और जो हमारी मार्केट है उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंपटीशन से, तो ये किस चीज़ के अंतर्गत आएगा, यही कहलाएगा मेरा इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि व्हाट इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म। So in the context of globalization, economic nationalism has lead to the rise of protectionist policies। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया तो पॉलिसीज में जो चेंज आया नेशनलिज्म की वजह से, वो है कि जो टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनका राइज कर दिया गया। तो while these policies aim to safeguard local economies, they can hinder global trade and reduce economic efficiency। तो ये बहुत ही सिंपल है। आर्थिक जो हमारा राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद का बस एक रूप है जिसमें हम हमारे घरेलू उद्योगों को,
नौकरियों को और बाजारों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है हमारा कल्चरल नेशनलिज्म। अब कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, तो यहाँ पर ये इम्फेसाइज करता है, किस चीज को इम्फेसाइज करता है, द प्रिजर्वेशन ऑफ अ नेशंस ट्रेडिशंस लैंग्वेज वैल्यूज। ठीक है, तो कोई भी देश उस देश के जो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, और उस देश की जो लैंग्वेज है, उस देश की जो वैल्यूज हैं, अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं फॉरेन कल्चर से, तो वो हो जाता है हमारा कल्चरल नेशनलिज्म। तो इसमें भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कल्चरल नेशनलिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो गया। सो यहाँ पर दिस हैज रिजल्टेड इन डिबेट्स ओवर होमोजिनाइजेशन वर्सेस द सेलिब्रेशन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो एक तरफ तो हम लोग मल्टीकल्चरलिज्म को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये प्रोटेक्शन क्यों लगा रहे हैं, अपने कल्चर को क्यों बचा रहे हैं, तो होमोजिनाइजेशन का भी तो डर है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक राष्ट्र की परंपराओं, भाषाओं और मूल्यों के संरक्षण पर क्या करता है, जोर देता है और विदेशी संस्कृतियों से बचाने की बात करता है। इसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक समानता बनाम बहुसांस्कृतिकता के उत्सव पर बहस भी उत्पन्न हुई है। उसके बाद है आपका पॉलिटिकल नेशनलिज्म। अब व्हाट इज पॉलिटिकल नेशनलिज्म, सो इट ऑफन मैनिफेस्ट इन एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। अभी कुछ समय पहले से ही एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट शुरू हो गए, ठीक है, तो वेयर जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो भी हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें हमारा यूनाइटेड नेशंस आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, IMF आता है, ये अंडरमाइन करते हैं सोवर्निटी को, इंडिविजुअल नेशंस की जो सोवर्निटी है उसको क्या करते हैं, अंडरमाइन करते हैं। So these movements criticize the influence of global elites and advocate for greater national control। तो बेसिक सी बात बस यही है, ये लोग कहते हैं कि जो भी हमारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उन पॉलिटिकल मुद्दों पर हमारे देश का जो हमारा नेशनल कंट्रोल है वो ज़्यादा होना चाहिए। सो देयर इज़ अ पैराडॉक्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पर जो है हमें एक प्रकार का विरोधाभास देखने के लिए मिलता है। क्या विरोधाभास देखने के लिए मिलता है, दैट ऑन वन हैंड ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अ मोर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, वाइल ऑन द अदर हैंड नेशनलिज्म सीक्स टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन स्टेट। अब यहाँ पर नेशनलिज्म कह रहा है कि प्रोटेक्ट करो आइडेंटिटी को, और ग्लोबलाइजेशन कह रहा है कि वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट करो। तो ये क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, विरोधाभास देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद है नेशनलिज्म और ग्लोबल इनइक्वालिटी का क्या रिलेशन है। तो नेशनलिज्म कैन आल्सो अराइज एज अ रिस्पॉन्स टू परसीव्ड इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, जो वेल्थ और पावर है वो थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट हो गई है, ठीक है। कुछ जो नेशंस हैं टर्न नेशनलिज्म टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन्स फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और सोशल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर जो आपके एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, उसका रीज़न तो यही है ना, क्योंकि उसने क्या करा है, आर्थिक शोषण कर रहा है वो, और सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है। तो उसको कम करने के लिए एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो है वो देश चलाते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड द इरोजन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का, वो क्या है कि ये इरोड कर देता है नेशनल आइडेंटिटी को बाय एनकरेजिंग ग्लोबल कल्चर, क्योंकि ये ग्लोबल कल्चर को एनकरेज करता है और नेशनल आइडेंटिटी को क्या कर देता है, उस देश की जो आइडेंटिटी होती है उसे इरोड कर देता है। सो एज ग्लोबल कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म स्प्रेड, लोकल कल्चर में लूज देयर डिस्टिंक्टिवनेस। तो जो लोकल कल्चर्स हैं, जो स्थानीय संस्कृतियां हैं, वो अपनी विशिष्टता जो है वो खोती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं एज अ थ्रेट टू नेशनल सोवर्निटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। देन फिर आप लोग अपना कंक्लूजन देंगे, इस जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उन सारे पॉइंट्स को आप लोग इंक्लूड कर कर अपना कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है। सो ये वाला कंक्लूजन आप लोग पढ़ लीजिए, इसको आप लोग अपने एग्जाम में लिख कर आ जाना। सो नाउ अगर आप लोगों को बच्चों, क्योंकि कुछ सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रिवाइज करनी होती हैं,
तो जब भी हमें रिवाइज करना होता है तो उसके लिए आप लोग PDF का यूज़ कर सकते हैं। hindustannowledge.com मेरी वेबसाइट है। आज रात तक वहाँ पर मैं MPS 004 के जितने भी PDF हैं, अभी तक हमारे 3 PDFs हैं, वो तीनों के तीनों मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। उसमें ऊपर एक आर्टिकल लिखा रहता है और जब आप आर्टिकल को नीचे स्क्रॉल करते हो तो नीचे आपको PDFs के लिंक मिल जाते हैं। इसी वेबसाइट पर मैंने आपके जो MPS के बाकी के पेपर्स हैं, जैसे कि आपका 001 और 002, उनके सारे PDF वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है बच्चों।